Here in which the first question is that what is bioavailability versus bioequivalence। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे GPAT के सिलेबस में एज वेल एज हमारे रेफरेंस बुक्स लाइक ब्रह्मांकर में और हमारे अदर PCI सिलेबस में भी सबसे पहली चीज़ तो यही कि ये दोनों पॉइंट एक साथ आते हैं जिसमें लिखा रहता है बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस। तो सबसे पहली चीज़ तो ये स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में सबसे पहला बेसिक डिफरेंस क्या है। सो मैं अपने लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो बायोअवेलेबिलिटी वर्सेस बायोइक्विवेलेंस की बात होगी, जिसमें बायोअवेलेबिलिटी जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा कहीं रिटर्न नहीं है बट एक जनरल कॉन्सेप्ट है। बायो अवेलेबिलिटी जनरली निकाली जाती है फॉर न्यू ड्रग्स। हमें पता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज लगातार नई नई ड्रग्स को बनाते रहती है, नई नई डिसीजेस आते रहती है। हमें पता है आज हम ये वीडियो सीरीज इसीलिए लॉन्च कर रहे हैं ताकि इस कोविड-19 के टाइम पे हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छा स्टडी का इन्वायरमेंट मिल सके। इसमें बायो अवेलेबिलिटी, जैसे हमें पता है कि ये जो वायरस वापस से रीस्ट्रेन होकर के आया है, तो इस केस में भी न्यू मेडिसिन की जरूरत है। अब जितनी भी कंपनीज इसके लिए न्यू मेडिसिन बना रही हैं उन सबको पहले ड्रग को बनाने के बाद उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये नई नई ड्रग्स के केसेस में बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है बायो इक्विवेलेंस। जनरली ये ऐसी ड्रग्स के जिनके पेटेंट एक्सपायर हो चुके होते हैं उनके न्यू फॉर्मुलेशन जब बनाए जाते हैं। हमें पता है, हमने पेटेंट एक्ट के बारे में सुना हुआ है, जब भी कोई ड्रग को कोई कंपनी अपने एक ड्रग को लॉन्च करती है तो उसको उसके राइट्स रहते हैं। जब तक वो ड्रग राइट्स में रहती है तो उसका जो एक्सपेंस हुआ था उसको डेवलप करने में वो कंपनी खुद लेती है। लेकिन जैसे ही उसके पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं, नाउ इट इज ओपन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड टू प्रिपेयर दैट मेडिसिन। अब उस कंडीशन में जैसे हम कोई नया फॉर्मुलेशन बनाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हम लोगों ने मिलकर के एक नई छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करी है। अगर हम पैरासिटामोल या डाइक्लोफेनेक या इनका कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो हमें उस केस में उसकी बायो इक्विवेलेंस स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज करना। हाँ, BA और BE दोनों स्टडीज हमारे US FDA के अप्रूवल के लिए रिक्वायर्ड होती है। दूसरे नंबर पे जब हम जानते हैं कि जैसे सिडिस्को नाम की जो हमारी इंडिया की भी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वहां पे भी बायो अवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस का डेटा हमें देना पड़ता है, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि हमारी ड्रग किस रूट से कितनी बायो अवेलेबिलिटी या बायोइक्विवेलेंस दिखा रही है। सो कंक्लूडिंग विद द डिफरेंस बिटवीन बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस, बायोअवेलेबिलिटी न्यू ड्रग के लिए करते हैं और बायोइक्विवेलेंस न्यू फॉर्मुलेशन के लिए करते हैं। कभी कभार बायोअवेलेबिलिटी भी न्यू फॉर्मुलेशन के लिए किया जाता है, बट जब हम किसी हमारे बने हुए फॉर्मुलेशन को किसी दूसरी कंपनी जैसे सिप्ला या जैसे रॉश या जैसे एबॉट जैसी कंपनी के फॉर्मुलेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें उसके केस में बायो इक्विवेलेंस स्टडी करनी पड़ती है। पहला डिफरेंस ये यहाँ खत्म होता है। बट सबसे जो आज का लेक्चर है उसमें हम पहले बायोअवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग इफेक्टिवनेस डिपेंड्स। ड्रग का जो इफेक्टिवनेस है ये इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज ये है कि डिलीवरी ऑफ द ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। हमें ये पता है, ये पिछले लेक्चर सीरीज में भी ये पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है। साइट ऑफ एक्शन, कई ड्रग्स के अलग अलग जगह साइट ऑफ एक्शन होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डोपामिन, तो हमें ये पता है कि डोपामिन जो है वो ब्रेन में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो क्योंकि अपने साइट ऑफ एक्शन पे अच्छे से नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम उसका प्रिकर्सर लीवोडोपा देते हैं। तो हमें ये पता है कि डोपामिन जो खुद का ड्रग है उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम है ना। सो हम उसी चीज की बात कर रहे हैं कि इफेक्टिवनेस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। ये मेनली दो चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला पॉइंट होता है डिलीवरी ऑफ द ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। सेकेंड पॉइंट होता है एट द सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर वहां पे पहुंचने का कॉन्सेंट्रेशन उसका थोड़ा सा भी कम रहेगा तो शायद वो अपना इफेक्ट उस तरीके से नहीं दे पाएगी। इसीलिए हमें सबसे पहली चीज तो उसके साइट ऑफ एक्शन पे उस ड्रग का पहुंचना और उसका कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ता है। सो कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, इट इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग फ्रॉम डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं दो चीजें इसके अंदर आती है, एक रेट और दूसरा एक्सटेंट। रेट का मतलब होता है किस स्पीड से वो बॉडी के अंदर आ रही है, और एक्सटेंट का मतलब होता है कितने अमाउंट में आ रही है। हाँ, बॉडी के अंदर ड्रग का जल्दी या लेट, ये दोनों चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे 1 मिनट के बाद में, लेकिन कुल कितनी क्वांटिटी में पहुंच रही है उसे कहा जाता है एक्सटेंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग। ठीक है, फ्रॉम द डोसेज फॉर्म।
सो कमिंग ऑन टू द रेट इन एक्यूट कंडीशन, फास्ट रिलीज इज रिक्वायर्ड। फास्ट रिलीज की जरूरत पड़ती है जब हम लोग एक्यूट कंडीशन, जैसे माइग्रेन की बात करते हैं। हम में से शायद काफी सारे लोगों ने माइग्रेन के बारे में सुना हुआ है। ये बहुत ही फास्ट इफेक्ट रिक्वायर्ड रहता है इस केस में। जब हेडेक होता है माइग्रेन का तो कुछ और चीजें नहीं सूझती, तो ऐसी कंडीशन में फास्ट इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। हमें पता है अंजाइना के पेन की कंडीशन में फास्ट इफेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रेट की बात कर रहे हैं। सेकेंड आता है एक्सटेंट। अगर हम बोलते हैं कि हमेशा ड्रग अगर फास्ट ही फास्ट एब्जॉर्ब होगा तो शायद उसका बॉडी में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और शायद उसके फिर उस केसेस में एडवर्स इफेक्ट आने लगेंगे। अगर इस तरीके से एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसके नॉर्मली प्रोलॉन्ग रिलीज बनाना चाहते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग रिलीज, जिसका ही दूसरा नाम सस्टेन रिलीज होता है। हम इसको कमिंग लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। यहां पे हमें उसे प्रोलॉन्ग रिलीज में डेवलप करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा हमारे बायो अवेलेबिलिटी फॉर द सेम डोज। ठीक है, जब हम सेम डोज की बात करते हैं, मान लीजिए कि 500 mg पैरासीटामोल के केस में या 100 mg एस्पिरिन के केस में या किसी और केस में अगर हम बात करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कुल मिला के 3 चीजों पर डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहला होता है फिजिको-केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स ऑफ द ड्रग एंड डोसेज फॉर्म। फिजिको-केमिकल जो ड्रग पे डिपेंड करते हैं एंड फार्मास्यूटिकल जो डोसेज फॉर्म पे डिपेंड करते हैं। हालांकि ये दोनों पॉइंट वो हैं जो हमने पिछले जो हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वाली सीरीज थी उसके अंदर हम लोगों ने एक एब्जॉर्प्शन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने फिजिको-केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं। हाँ, हम लोग जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि इन चैप्टर्स को वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चलते हैं कमिंग ऑन टू द सेकंड वन, जिसमें हम लोग बात करते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। इनको हम लोग जानते हैं, एज, डिसीज कंडीशन एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ये भी हमने उस पॉइंट में कवर कर रखे हैं। फॉर द सेम डोज बायो अवेलेबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? नॉर्मली 3 चीजों पर डिपेंड करती है, फिजिको-केमिकल फैक्टर्स, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब जीपेट में क्वेश्चन आते हैं, मेजरली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर क्वेश्चन आते हैं बायो अवेलेबिलिटी के, जिसमें हम ये स्ट्रेटफुली कह सकते हैं कि पेरेंट्रल का बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम या 100% होता है। हालांकि हमें पता है पेरेंट्रल में भी कई सारे रूट्स होते हैं, जिसमें से आईवी एक ऐसा रूट है जिसका बायो अवेलेबिलिटी 100% होता है। हाँ, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शायद शॉकिंग होंगे या थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग कभी भी मोस्ट वेलकम है। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे, चाहे तो कॉल करके, या चाहे तो इन लेक्चर सीरीज पे अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट जिस पे क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स के मन में उठता है वो है ओरल, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर से सिखाया गया है कि ओरल रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। यस, करेक्ट। लेकिन क्या होता है, ओरल रूट का जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो इतना ज्यादा है कि वहां से एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ओरल ही सेकंड पॉइंट पे आता है। जीपेट में कंफ्यूजन करने के लिए इसी सीक्वेंस को आगे पीछे करके वहां पे दिखाया जाता है। पेरेंट्रल के बाद ओरल आता है, फिर रेक्टल एंड टॉपिकल आता है। जो स्टूडेंट्स नहीं जानते वो हमेशा कंफ्यूज होकर शायद पहले रेक्टल या टॉपिकल को कर देंगे, फिर लास्ट में ओरल पे आ जाएंगे, जो कि गलत सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये फॉर द सेम डोज बायो अवेलेबिलिटी इन सभी चीजों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, जो हमारा ड्रग है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितना आता है उसको हम लोग फ्रैक्शन बायो अवेलेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फ्रैक्शन बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला होता है डोज एब्सॉर्ब डिवाइडेड बाय डोज एडमिनिस्टर्ड। से फॉर एग्जांपल, अगर हमने ओरल रूट से पैरासीटामोल का 500 mg ड्रग दिया है तो वो पूरा 500 mg बॉडी के अंदर नहीं जाता, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, कुछ अनएब्सॉर्ब कंडीशन में जीआईटी से डिफिकेट हो जाता है। मान लीजिए वो 400 mg ही बॉडी के अंदर पहुंचा है, तो यहाँ फ्रैक्शन बायो अवेलेबल में हम 400 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल्स टू 0.8, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 80% फ्रैक्शन बायो अवेलेबल हमें वहां पे देखने को मिलेगा। नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं जीपेट में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे हमें देखने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। बहुत सारे हमारे बायो अवेलेबिलिटी को पढ़ने के मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं।
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसके अंदर जो होता है वो है डेवलपमेंट ऑफ द सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर न्यू ड्रग। सुटेबल डोसेज फॉर्म, अब ये क्या होते हैं? जैसा हमें पता है कई सारी मेडिसिन होती हैं जिनके डोसेज फॉर्म हमें बनाने हैं, तो कभी कभार लिक्विड बनाए जाते हैं, कभी कभार सॉलिड बनाए जाते हैं और कभी कभार बनाए जाते हैं उसी के सेमी सॉलिड लाइक फॉर्मुलेशन। तो सबसे सुटेबल डोसेज फॉर्म क्या होगा? मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि टैबलेट की भी बात करें तो टैबलेट भी कई तरीके का बन सकता है। एंटेरिक कोटेड हो सकता है, सस्टेन रिलीज हो सकता है, या अनकोटेड टैबलेट भी हो सकता है। सुपर डिसइंटीग्रेंट टैबलेट, डिस्प्रिन जैसा डिस्पर्सिबल टैबलेट भी वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए सबसे पहली चीज तो ये सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर द न्यू ड्रग्स को डेवलप करने के लिए ही हमें बायो अवेलेबिलिटी पढ़नी पड़ती है। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं एक्सीपिएंट के क्या इन्फ्लुएंस होते हैं। हमें पता है कि फॉर्मुलेशंस में कई बार अलग अलग एक्सीपिएंट्स डाले जाते हैं। हाँ, इसके पीछे फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट काफी सारा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर हमारी वही छोटी सी कंपनी है जिसने डाइक्लोफेनेक के टैबलेट बनाने हैं, अगर हमने कोई नया एक्सीपिएंट जो हमारे पास अवेलेबल था या इकोनॉमिक पड़ रहा था, अगर हमने वो डाल दिया तो डेफिनेटली इससे कई बार क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें कि कैल्शियम वाले जो मोनोबेसिक या डायबेसिक जो कैल्शियम फॉस्फेट आते हैं, अगर उसको हम टेट्रासाइक्लिन के साथ डाल देंगे तो डेफिनेटली बायो अवेलेबिलिटी कम या ज्यादा होने वाली है। सुपर डिसइंटीग्रेंट जो कि एक टाइप का एक्सीपिएंट है, इसको डालने से भी हमारी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सीपिएंट, जिसका एग्जांपल अभी अभी मैंने दिया, सुपर डिसइंटीग्रेंट या डाइल्यूएंट एक्सेट्रा का। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर ड्रग्स। हमें ये पता है कई बार कई ड्रग्स एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं या कम कर देती हैं। बॉडी में जाने के बाद भी उसके इफेक्ट को कई बार कम या ज्यादा किया जाता है। तो इन ड्रग्स को जैसा कि हमने सुना हुआ है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हम लोगों ने बात करे हुए हैं, तो ये अदर ड्रग्स के इफेक्ट भी बायो अवेलेबिलिटी पे हमको देखने पड़ते हैं। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, कई बार हम जानते हैं कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में ड्रग के रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा सीवियरली मिलने लगते हैं, कई बार नहीं भी मिलते। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें स्टडी करने के लिए बायो अवेलेबिलिटी की लगातार स्टडी करते रहना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव में न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ड्रग है, मान लीजिए वैसे तो पुराना ही ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी, लेकिन अगर हम इस एम्फोटेरिसिन बी नाम की ड्रग का कोई न्यू फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हैं, जैसे एनडीडीएस में शायद हमने नाम सुना हुआ है लाइपोसोम, नियोसोम्स, इस तरीके के कोई हम न्यू फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसकी बायो अवेलेबिलिटी चेंज होगी। तो हमें उसकी बायो अवेलेबिलिटी की स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं क्यूसी ऑफ द फॉर्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल। जैसा कि अगर मान लीजिए हमने कोई नया टैबलेट का बैच बनाया है, मान लीजिए हम लोग मेटफॉर्मिन नाम की टैबलेट बना रहे थे, इसका एक नया बैच हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, तो वो मेटफॉर्मिन नाम के जो टैबलेट बनाया है उसका क्वालिटी का कंट्रोल हुआ है या नहीं, हमेशा वो एक जैसा रिलीज देगा या नहीं, ये सब चेक करने के लिए हमें उसका बायो अवेलेबिलिटीज का स्टडी करते रहना पड़ता है। हाँ, मैंने पहले ही बार में डिफरेंशिएट कर दिया था बीए और बीई के बीच में। अभी हम लोग फोकस करके बायोअवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, इसीलिए दोनों चैप्टर एक साथ में पढ़ाए जाते हैं। चलते हैं ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं स्टडी डिजाइन। जनरली बायोअवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस की स्टडीज क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्म करी जाती हैं। ये क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। हाँ, हमें पता है इंडिया इज अ बिग कंट्री, यहाँ की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। यूएस, जर्मनी एक्सेट्रा, जो भी जहां पे भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जहां पे थोड़ा पॉपुलेशन या थोड़े रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने मॉलिक्यूल्स को डेवलप करके वहां पे प्री क्लिनिकल स्टडीज वगैरह करके फिर क्लिनिकल स्टडीज के लिए या बायोअवेलेबिलिटी के डिटर्मिनेशन के लिए इंडिया जैसी कंट्रीज को कॉन्टैक्ट करते हैं। और हाँ, जिसके कारण फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिया में काफी ज्यादा ग्रो कर रही हैं, देयरफॉर यहाँ का डेवलपमेंट अभी हम लोग जानते हैं। इसीलिए पूरा वर्ल्ड आज कोविड-19 की मेडिसिन के लिए हमारे तरफ देख रहा है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रेजेंट ओवर हियर इन इंडिया।
यहाँ पे स्टडी का डिजाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए हम आप मिलकर के एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इस क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हमें सबसे पहले वहां पे स्टडी को डिजाइन करना पड़ेगा। क्या डिजाइन करना पड़ेगा, किस तरीके से स्टडी को परफॉर्म करना है। हमें पता है अगर हम एक सस्पेंशन भी बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें क्या क्या चीजें डलेगी। उसी टाइप से अगर हम कोई बायो अवेलेबिलिटी की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हमें पर्टिकुलरली डिजाइन करना पड़ेगा कि हम उसमें क्या क्या चीजें स्टडी करना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो डिजाइनिंग में करना पड़ता है, 4 पॉइंट है। चारों क्वेश्चंस को हम फटाफट लेकर के चलते हैं। सबसे पहले में एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव क्या होते हैं थोड़ी देर से देख लेंगे। सिंगल वर्सेस मल्टीपल डोसेज फॉर्म, हेल्दी वॉलंटियर वर्सेस पेशेंट, और चौथा होता है एम्प्टी स्टमक वर्सेस यहां पे हमें देखना पड़ता है फीडेड पेशेंट को। अगर हम लोग देखते हैं तो इन चारों का स्टडी डिजाइन हमें यहाँ करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हमारे पास ये पता रहता है कि कितने पॉइंट्स में हमको स्टडी करनी है तो वो बहुत अच्छे तरीके से हम वहां देख सकते हैं। सो कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट, यहाँ पे हम नंबर 1 पॉइंट पे चलते हैं जिसमें हम एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज देखेंगे। हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। लेट अस सपोज मान लेते हैं हम सब मिलकर के क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, कुछ हेड्स होते हैं और वो हेड्स मिलकर के स्टडी को डिजाइन करते हैं और जो बाकी के पर्सन्स रहते हैं वो साथ में मिलकर के उस स्टडी को वहीं पे डिजाइन करते हैं। सबसे पहली चीज मान लेते हैं एबॉट नाम की कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने हमारी कंपनी को एक मेडिसिन भेजा है और कहा है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी की स्टडी करके हमें दीजिए। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि उस ड्रग का हमें कैसा स्टडी करना है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। ये क्या होते हैं, चलते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट पे बात कर लेते हैं। सिंपल इंग्लिश वर्ड है, एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है 100%, जो सबसे ज्यादा प्योर होता है। सो यहाँ पे हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें एब्सोल्यूट का कंपैरिजन ऐसी चीज से करना पड़ता है जो कि 100% ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी दिखाता है, जिसमें अगर हम नॉर्मली देखें तो ओरल इज कंपेयर्ड टू द आईवी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इंट्रावेनस में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए 100% बायोबिलिटी रहती है। तो हम यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन आपस में करते हैं, यानी 2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप के अंदर हम ओरल फॉर्मुलेशन देंगे और दूसरे के अंदर आईवी देखेंगे, और फिर क्योंकि आईवी में हमें पता है 100% ड्रग पहुंचने वाला है तो ओरल में कंपेयर करते हैं कि कितना परसेंट ड्रग वहां पे पहुंचा है। ये एब्सोल्यूट में हम देखते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं आईवी से सभी टाइप के ड्रग नहीं दिए जा सकते, इसके अंदर केवल और केवल वाटर सोल्यूबल ड्रग दिए जाते हैं। इसीलिए एब्सोल्यूट में दूसरी ड्रग्स, जैसा हमें पता है 70% ड्रग्स ऐसी हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, तो हर बार आईवी से एब्सोल्यूट स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी कभार अगर ड्रग की सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है, इफ अवर ड्रग इज वाटर इनसॉल्युबल इन नेचर, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये स्टडी को दोनों में से एक ही को करेंगे। अगर, और ये डिपेंड करेगा हमारी ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी पे। अगर ड्रग वाटर में इनसॉल्युबल है तो हम एक ग्रुप को ओरल देंगे और दूसरे ग्रुप को आईएम देंगे। आईएम में हाँ 100% नहीं, लेकिन 99 के आसपास कुछ तभी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। सो इसीलिए हम ओरल का कंपैरिजन आईएम से करते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ता है ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे। वाटर सॉल्युबल है तो आईवी, वाटर इनसॉल्युबल है तो आईएम से हम उसे देखते हैं। एब्सोल्यूट के बाद में दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव। सिंपल इंग्लिश वर्ड, रिलेटिव मतलब जो एक दूसरे से रिलेशन में रहते हैं, जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं या एक दूसरे के जैसे होते हैं। यहाँ पर रिलेटिव में क्या होता है, इन दिस केस ओरल फॉर्मुलेशन इज कंपेयर्ड विद द ओरल स्टैंडर्ड ऑफ सेम ड्रग, जैसे सॉल्यूशन या सस्पेंशन। मान लीजिए हमारे पास एक ड्रग है, पहली चीज तो हमें ये, अगर मान लीजिए ये पता ही नहीं है कि वो ओरली एक्टिव है भी या नहीं। सर कैसे पता करेंगे, इसे पता करने के लिए थोड़ा सा प्री क्लिनिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। प्री क्लिनिकल डेटा से थोड़ा हमें पता चल जाता है, रैबिट्स हैं, रैट्स हैं, इन पे अगर ओरली देने के बाद ड्रग का इफेक्ट आ रहा है, मतलब यस ड्रग इज ओरली एक्टिव। लेकिन वो ह्यूमन में भी हमको चेक करना पड़ेगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि ड्रग ओरली एक्टिव है या नहीं, तो हमें एक बार तो उसका कंपैरिजन जो है वो एब्सोल्यूट से करना ही होगा। बट अगर हम जानते हैं कि हमारा ड्रग ओरली एक्टिव है, तब हमें एब्सोल्यूट की जगह हम रिलेटिव को भी कंपेयर कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में एक ग्रुप को दिया जाता है ओरल फॉर्मुलेशन, मान लीजिए कि टैबलेट कैप्सूल या कोई सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन या कुछ ऐसा भी हो सकता है, और दूसरे ग्रुप को दिया जाता है ओरल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के कंडीशन में मैंने यहाँ पे दोनों एग्जांपल नीचे के साइड में लिखे हुए हैं, जिसमें आते हैं हमारे सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस। ये दोनों पॉइंट में से कोई एक, वाटर सोल्यूबल होगा तो डेफिनेटली सॉल्यूशन बन जाएगा, अगर वाटर इनसॉल्युबल होगा तो सस्पेंशन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में से कौन सा ज्यादा बेटर है। इसके लिए सबसे पहली चीज, यहां कुछ डिफिकल्टीज आती हैं ओरल को स्टैंडर्ड लेने में, यानी हम बात कर रहे हैं रिलेटिव की, इसी में ओरल को स्टैंडर्ड लिया जा रहा है। देखिए हाईलाइट भी कर दिया है मैंने ओरल स्टैंडर्ड फॉर द सेम ड्रग्स के लिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है, यहां हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि फ्रैक्शन अनएब्जॉर्ब कितना है और फ्रैक्शन मेटाबोलाइज कितना है। मान लीजिए हमने 100 mg का ड्रग दिया है, तो हाँ उसमें से हो सकता है 10, 12, 15, 25 mg का ड्रग एब्जॉर्ब ही ना हुआ हो। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं हाईली लिपिड सोल्यूबल या हाईली वाटर सोल्यूबल ड्रग जो इजीली जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होती। हाँ ये हमने पॉइंट पहले पढ़ रखे हैं। सेकंड पे चलते हैं, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होने के बाद मेटाबोलाइज हो जाती है, जैसे मेटाप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, ऐसी कुछ ड्रग्स होती हैं जो जाकर के लिवर या कहीं पे और जाकर के डिग्रेड हो जाती है। तो अगर हम ओरल सॉल्यूशंस को ही लेते हैं तो हम वहां पे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि कितना परसेंट ड्रग जो है वो अनएब्जॉर्ब रह गया था और कितना परसेंट ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो गया था। इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभार ओरल स्टैंडर्ड्स को लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है ना। इसीलिए कई बार हम लोग एब्सोल्यूट पे जाते हैं, कभी कभार हम लोग जो है उस पे सेकंड वाले पे चले जाते हैं, ठीक है। सेकंड डिफिकल्टी जो रहती है हमारे रिलेटिव में वो रहती है Ka, which is called as rate of absorption. If Ka is not high, अगर Ka हाई नहीं होता तो Ke को कैलकुलेट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात चल रही है, एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में पढ़ा है। अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हाई नहीं होता तो Ke का डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाता है। इसमें डिफिकल्टीज में एक तीसरा और लास्ट पॉइंट है, ओनली सुटेबल फॉर वन कंपार्टमेंट मॉडल्स। कंपार्टमेंटल मॉडल्स मल्टी कंपार्टमेंट भी होते हैं, उनके कमिंग लेक्चर सीरीज में हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये ओनली सुटेबल होते हैं ओरल लेने वाले जब हमारे पास ड्रग वन कंपार्टमेंट मॉडल्स को फॉलो करती है। हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, इसीलिए ज्यादा बेटर रहता है टू टेक द एब्सोल्यूट एज अ फॉर्मुलेशन। चलते हैं आगे, सिंगल डोज वर्सेस मल्टीपल डोज। डिजाइनिंग में 4 पॉइंट थे जिसमें से पहला कवर कर चुके हैं रिलेटिव एब्सोल्यूट, सेकंड पे चल रहे हैं सिंगल डोज एंड मल्टीपल डोज। दोनों में से कौन सी स्टडी करना ज्यादा अच्छा रहती है? देखिए हम लोग स्टडी करने वाले हैं, हम लोग पेशेंट नहीं है। हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि किसमें क्या एडवांटेज है, किसमें क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहली चीज सिंगल डोज ये कॉमन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट्स या हेल्दी वॉलंटियर जल्दी से रेडी हो जाते हैं, बस एक ही डोज तो लेना है ड्रग का और देन आफ्टर स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए ये काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें लेस एक्सपोजर टू द ड्रग होता है। हमें पता है कि ड्रग जो है वो काफी ज्यादा न्यू है, हमें बॉडी पे इसके इफेक्ट के बारे में नहीं पता है और हमें पता है इंडिविजुअल बॉडी भी हर ड्रग के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ श्योर नहीं है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि लेस एक्सपोजर ऑफ द ड्रग हमें यहाँ देखने को मिलता है, इसीलिए सिंगल डोज कई बार प्रेफर करी जाती है। बट ऐसा नहीं है हमेशा सिंगल डोज ही रहेगी, मल्टीपल डोज थेरेपी। हालांकि ये पॉइंट हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल डोज थेरेपी जैसे हेडेक कई बार एक ही दवाई में ठीक हो जाता है, स्टमक एक कई बार एक ही दवाई में ठीक हो जाता है, इसी तरीके की छोटी छोटी इचिंग जैसे प्रॉब्लम सिंगल डोज में कई बार खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ डिसीजेस होती हैं जिनमें बार बार ड्रग को एडमिनिस्टर करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे डायबिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम कई बार मल्टीपल डोज स्टडी भी करना चाहते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल डोज स्टडी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कितने टाइम तक ड्रग को एडमिनिस्टर करना है। मल्टीपल यानी क्या 2 में हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कम से कम हमें 5 से लेकर 6 हाफ लाइफ या टी हाफ तक ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, हर ड्रग का टी हाफ अलग अलग होता है, उसकी स्टडी पहले ही प्रीक्लिनिकल में करी जाती है या पैरेलली कहीं तो भी चलते रहती है। उन पॉइंट्स को अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो हमसे कांटेक्ट करके उसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। मल्टीपल डोसेज फॉर्म में यहाँ क्यों और क्या एडवांटेज हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है स्टेडी स्टेट कैन बी कैलकुलेटेड। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब बार बार ड्रग्स दी जाती हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है। अगर हमेशा एक
पर्टिकुलर डोसेज रेजिमेन जिसको हम टाउ कहते हैं, उस पर अगर हर बार ड्रग दी जाएगी तो ये लगातार बॉडी के अंदर उसी स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगी, जिसका फायदा ये होता है कि हमें एक्यूरेट मैनर पता चल जाता है कि इस ड्रग को किस तरीके से यूज करना है। एक्यूरेट मैनर का मीनिंग क्या? दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार या हफ्ते में 1 बार, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमें मल्टीपल डोज की स्टडी करना ज्यादा प्रेफर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जब हम पीक एंड वैली प्रिडिक्शन की बात करते हैं, पीक यानी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का सबसे टॉप पॉइंट, वैली यानी उसका सबसे नीचे का पॉइंट, और जब हम पीक एंड वैली प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये कभी भी मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से कम नहीं जाना चाहिए और मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इन कंडीशंस में हमें नॉन लीनियरिटी को भी प्रिडिक्ट करने का मौका मिलता है। हाँ, हमें पता है कुछ ड्रग्स मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाकर के, वो क्योंकि हमारे यहाँ के एंजाइम्स को पूरे तरीके से सैचुरेट कर देती है, इसीलिए नॉन लीनियरिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें पीक एंड वैली की हेल्प लेनी पड़ती है। इसीलिए हम कई बार मल्टीपल डोसेज रेजिमेन या मल्टीपल डोज स्टडी करना चाहते हैं। मल्टीपल डोज स्टडीज में ब्लड सैंपल्स के कम कलेक्शन करने पड़ेंगे। सिंगल डोज में हर बार लगातार हमें जब भी हम डोज देते हैं तो हर पॉइंट पे सैंपलिंग वहां पे रिक्वायर्ड रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीपल डोज एडवांटेजियस होते हैं पेशेंट्स के लिए। सर इंपॉर्टेंट कैसे होगा? जब बार बार ड्रग देंगे पेशेंट को, जब भी तो उसकी बॉडी में सुधार आएगा ना, जब भी तो उसकी डिसीज कंडीशन ठीक होने वाली है। इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी, इंटर सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए एक ही ग्रुप में 6 इंडिविजुअल या 6 पेशेंट लिए हैं, तो हर पेशेंट किस तरीके से इफेक्ट दिखाता है अलग अलग डोजेस पे या बार बार डोज देने पे, वो भी हमें यहाँ पे इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी को अच्छे से देखा जा सकता है। लेकिन मल्टीपल डोसेज या मल्टीपल डोज थेरेपी के कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें से सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग। पहली चीज तो कोई भी पेशेंट बहुत ज्यादा समय तक अभी ऐसे सपोर्ट की कंडीशन में रहता नहीं है। दूसरी चीज, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 का। देखिए अभी की कंडीशन में डेली मोर्टेलिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड देखे तो करीब करीब 8 से 10 हजार लोग रोज मोर्टाइल हो रहे हैं, डेथ हो जा रही है उनकी। इसके लिए ऐसी कंडीशन में हम इतना सारा टाइम नहीं दे सकते कि हमारा मेडिसिन कब बनेगा, कब देखा जाएगा, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग इज अ बिग प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपल डोज थेरेपी, मल्टीपल डोज बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज। आगे की बात करते हैं। नो डाउट यहाँ पैसा भी इन्वॉल्व होता है क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए यहाँ पे हमें टाइम कंज्यूमिंग जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा। मोर ड्रग एक्सपोजर, किसी भी पेशेंट या हेल्दी वॉलंटियर के बॉडी में अननेसेसरी ज्यादा की क्वांटिटी में अगर ड्रग जाएगा तो दैट कैन बी क्लासिफाइड एज मोर ड्रग एक्सपोजर, जो कि थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस हो सकता है। पुअर सब्जेक्ट कंप्लायंस, इंडिविजुअल को अगर आप बार बार मेडिसिन लेने के लिए कहेंगे, बार बार ब्लड के सैंपल लेने के लिए बोलेंगे, तो वो डेफिनेटली कंप्लायंस नहीं करता। सर ये कंप्लायंस क्या होता है? बिल्कुल वही चीज, जैसे देखिए फार्मासेपियंस अभी बना बना करके बढ़िया वीडियो सीरीज, लेक्चर सीरीज आपको दे रहा है। कुछ पेशेंट कंप्लायंस दे रहे हैं, सॉरी कुछ स्टूडेंट्स कंप्लायंस दे रहे हैं, और बराबर वीडियो सीरीज को देखने के बाद में जो भी उनको वर्क दिया जाता है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स सारा समय इंस्टा और फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। दीज आर कॉल्ड एज पुअर सब्जेक्ट कंप्लायंस। हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो उसको पुअर स्टूडेंट कंप्लायंस भी कह सकते हैं। ये डिसएडवांटेजेस हैं मल्टीपल डोज थेरेपीज के। इन केस में देखिएगा हाईलाइटेड यहाँ पे दिख रहा है, सिंगल डोज को हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसमें हमें कंप्लायंस बहुत अच्छे मिलते हैं जब बायोअवेलेबिलिटी बारे में बात आती है। तीसरा क्वेश्चन, हेल्दी सब्जेक्ट वर्सेस पेशेंट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है सिंपल सा कि कौन न्यू ड्रग को के होने वाले साइड इफेक्ट को जल्दी से विथस्टैंड कर सकता है, कौन उसके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा? हेल्दी सब्जेक्ट। इसीलिए कई बार हेल्दी सब्जेक्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। हेल्दी सब्जेक्ट की भी एक लिमिट होती है, इनकी एज 20 से लेकर 40 ईयर्स तक होना चाहिए। मेरा ख्याल 2016 या 15 में क्वेश्चन आया हुआ है
कि जीडियाट्रिक पेशेंट्स या पीडियाट्रिक पेशेंट्स को कब क्लिनिकल रिसर्च के कौन से फेज में लिया जाता है? आंसर था नन ऑफ द अबव। कभी भी कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स पीडियाट्रिक या जीडियाट्रिक पे नहीं किए जाते, हमेशा ये एडल्ट्स पे किए जाते हैं। 20 से 40 इयर्स तक की इनकी एज होती है। नॉर्मली ये थोड़ा जेंडर बायस लगेगा कई सारे लोगों को, लेकिन हमेशा मेल कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन किया जाता है। रीजन बिहाइंड दिस इज उनकी बॉडी में बहुत जल्दी हार्मोनल चेंजेस नहीं होते, इसीलिए मेल्स को प्रेफर किया जाता है। एक ग्रुप में 6 या इसके मल्टीपल में सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं और उन सभी का वेट जो है वो ±10% में होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, पोसोलॉजी नाम का हमने सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हमें पता है कि डोज वेट पे डिपेंड करता है। तो एक ही ग्रुप में हम लोग बहुत ज्यादा वेट और बहुत कम वेट के सब्जेक्ट्स को नहीं ले सकते, इसीलिए उनका वेट जो है वो एवरेज का 10% होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 70 kg का ही ±10% होना चाहिए, लेकिन जो भी वो ग्रुप बनाए हैं उनमें सभी का वेट जो है वो ±10% के ही रेंज में होना चाहिए। कभी कभार फीमेल हेल्दी वॉलेंटियर्स को भी लिया जाता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं, जिनका यूज किया जाता है कुछ ड्रग्स जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेट्रा में, जैसे लेकिन वो बहुत ही कम टाइम पे लिए जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसर्न मस्ट बी टेकन। अगर आप किसी सब्जेक्ट या वॉलेंटियर्स पे न्यू ड्रग, न्यू मेडिसिन या न्यू फॉर्मुलेशन का इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो आपको उसका कंसर्न लेना पड़ेगा। ये इथिकल प्रैक्टिस कहलाती है। अगर आपने कंसर्ट नहीं लिया है तो ये अनइथिकल प्रैक्टिस कहलाती है, और अनइथिकल प्रैक्टिस करने पे बड़ी बड़ी कंपनीज को शट डाउन कर दिया जाता है। हाँ, इंडिया में रेगुलेशंस थोड़े से रिलैक्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंसेंट फॉर्म तो साइन करवाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद कंपनी लॉक भी करी जा सकती है। कई बार आपने देखा है, एक फॉर्म होता है जिसमें डेफिनेटली ये सब लिखा हुआ रहता है कि अगर इस ड्रग का कोई एडवर्स इफेक्ट मेरी बॉडी पे होगा तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। और डेफिनेटली कोई भी सब्जेक्ट अगर ऐसे फॉर्म पे साइन करेगा तो उसके लिए ही और शी विल आस्क फॉर अ बिग मनी। उसे हमें डेफिनेटली काफी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज जो होती हैं वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं। सेकेंड पे चलते हैं, पेशेंट्स। नो डाउट वो पेशेंट हैं, बट फिर भी डॉक्टर्स अगर उनसे अच्छे तरीके से उन्हें सब एक्सप्लेन करके देते हैं तो वो भी न्यू स्टडीज के लिए रेडी हो जाते हैं। कई बार इसमें इसके चांसेस ये भी रहते हैं कि बाकी ड्रग्स मेडिसिन काफी दिनों से ले रहे हैं, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, हो सकता है ये ड्रग काफी अच्छा इफेक्ट दे देगी, डिसीज कंडीशन को ठीक कर देगी, इसीलिए पेशेंट्स पे कई बार ये स्टडी परफॉर्म करी जाती है। आइडियली होना तो पेशेंट्स पे ही चाहिए क्योंकि उन्हें बेनिफिट होता है, बट फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा केवल पेशेंट्स पे ही ये स्टडी करी जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी इल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें थेरापुटिक एफिकेसी भी देखने को मिलती है, यानी ड्रग देने के बाद उस ड्रग का कितना इफेक्ट आ रहा है, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इट शोज बेटर थेरापुटिक एफिकेसी। चेंजेस इन द एब्जॉर्प्शन इन डिसीज कंडीशन भी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। हो सकता है डिसीज कंडीशन में ड्रग का एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हो रहा हो या एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा हो, वो सब भी यहाँ पे चेक करने के लिए हमें मिलता है पेशेंट्स में। लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है डिसीज है, वैसे ही बीमार हैं और नए ड्रग देने के बाद में बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए उन पे अगर नया स्टडी होता है तो कई बार वो अच्छे तरीके से कोऑपरेट नहीं करते। अदर ड्रग हमें पता है, कई बार हमने देखा है, नॉर्मली हमारे घर के आसपास में कई सारे डॉक्टर्स हमने ऐसे देखे हैं सॉरी, जिन्हें कई बार झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि ऐसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो वो अपने ईश्वर को याद करते हैं और मेडिसिन लिखना चालू करते हैं। पेशेंट का नाम वाम लिखने के बाद में मेडिसिन 4, 5, 6 तरह की एक तरफ, और फिर पेज टर्नओवर करके 2-3 मेडिसिन और कुछ भी लिख देते हैं।
जिसमें से उनका मानना ये रहता है कि ये इफेक्ट नहीं करेगी तो दूसरी नहीं तो तीसरी नहीं तो चौथी कोई ना कोई मेडिसिन से इफेक्ट जरूर हो जाएगा। बट शायद ऐसे पेशेंट्स की बॉडी में इतने सारे ड्रग के क्या इंटरेक्शन होंगे, शायद वो ये चीज नहीं सोचते या नहीं देखते, इसीलिए कई बार पेशेंट की लाइफ भी खतरे में पड़ जाती है। बट हम लोग क्योंकि एक हेल्दी वॉलंटियर या पेशेंट पे कोई स्टडी कर रहे हैं, तो हाँ हमें ये पता है कि कई बार एक से ज्यादा ड्रग्स उसे दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें अदर ड्रग्स किस तरीके से दी जा रही है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये डिसएडवांटेजेस हो जाता है, कई बार पेशेंट की दूसरी ड्रग पहली ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज या नलीफाई कर सकती है। फास्टिंग कैनॉट बी डन, पेशेंट को यहां पे हम भूखा नहीं रख सकते, इसीलिए ये कंडीशंस थोड़ी सी फिर से डिफिकल्ट यहां पे हो जाती है। देखिएगा फिर से हाईलाइट करके यहां पे हम सिंपली दिखा रहे हैं कि हेल्दी सब्जेक्ट्स को लेकर के सबसे पहले ये स्टडी परफॉर्म करी है। चलते हैं आगे। फोर्थ एंड द लास्ट डिजाइनिंग का पॉइंट है एम्प्टी स्टमक वर्सेस फीडिंग। हाँ हमें पता है कई सारी मेडिसिन जो है वो खाने के पहले ली जाती है, कुछ कुछ बाद में ली जाती हैं। हाँ हम यही बात कर रहे हैं कि बायो अवेलेबिलिटी में न्यू ड्रग्स पे किया जाता है। सर हमें तो पता है, हमने कई सारी बुक्स पढ़ी है, हमने कई सारी चीजें देखी हैं कि किसको एम्प्टी स्टमक देना है, किसको खाने के बाद देना है, लेकिन कोई नया मेडिसिन कब देना है ये हमें नहीं पता। इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी की स्टडीज में इसे भी स्टडी करना कंपलसरी होता है। पहला पॉइंट है, हाँ हम कुछ ग्रुप में एम्प्टी स्टमक स्टडी कर सकते हैं जिसमें ये कई सारी ड्रग्स बेटर एब्जॉर्ब होती है। पूरा जीआईटी खाली होने के कारण जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन वहां पे अचीव होता है, फटाफट ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने लगता है, और इसीलिए कई बार एम्प्टी स्टमक ये स्टडी परफॉर्म करी जाती है। नो फूड इंटरैक्शन, कई बार ड्रग्स जैसे टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ इंटरैक्शन करती है, कई सारी और भी ड्रग्स होती हैं जो ऑयली फूड के साथ इंटरैक्शन करती है। एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में मैंने एक छोटा सा टेबल दे रखा था जिसके अंदर से मैंने प्रैक्टिस सेट के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे। वहां पे हमने देखा था कई सारी ड्रग्स फूड के साथ इंटरैक्शन करती है, कई सारी नहीं भी करती। मेनली वो ड्रग जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होती है वो एम्प्टी स्टमक स्टडी करी जाती है ताकि उनका एब्जॉर्प्शन खाने से अफेक्टेड ना हो। हाँ कई बार फीडिंग कंडीशन में भी करते हैं जिससे कंपैरिजन किया जा सके। यहां पे एक वर्ड शायद हम में से काफी सारे लोगों ने अपने कॉलेज के फार्माकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में सुना होगा, ओवरनाइट फास्टिंग। रात भर फास्टिंग करवाने के कारण जीआईटी पूरा खाली हो जाता है। करीब करीब 12 घंटे से भी ज्यादा समय में अगर फूड ना दिया जाए तो पाइपलाइन पूरी खाली हो जाती है, जिसके कारण डिफ्यूजन भी ज्यादा अच्छे से होता है और बाकी कैरियर्स भी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। इसके लिए ओवरनाइट फास्टिंग कराई जाती है। यहां पे एम्प्टी स्टमक की कंडीशन में सर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट द्वारा, सर एम्प्टी स्टमक का मीनिंग क्या होता है? हमने एम्प्टी स्टमक का मतलब गोली खाई, पानी पिया और क्या खाना खाने बैठ जाए? नहीं, ऐसी स्टडी सही नहीं होती, क्योंकि वो तो फिर जाकर के स्टमक में वैसा का वैसा इफेक्ट दिखाएगा ना जैसे खाने के बाद लिया जाता है। इसीलिए नो फूड का मीनिंग होता है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, टैबलेट लेने के 2 घंटे बाद तक हम कोई भी फूड नहीं लेते। ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि रेगुलेटिंग अथॉरिटीज ने बना रखी हैं। एम्प्टी स्टमक के बाद हम फिर फीडिंग कंडीशन में भी अपने स्टडीज को परफॉर्म करते हैं। फीडिंग कंडीशन हमेशा करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फीडिंग कंडीशन में जैसे पेशेंट की कंडीशन में एम्प्टी स्टमक पॉसिबल नहीं रहता, तब हम इसे वहां पे इंटरैक्शन देते हैं। जैसे ऐसी कंडीशन में हमें बैलेंस डाइट देना जरूरी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट